जी, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ काफी दिन के बाद शरीक हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम में साजिद तार साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिशियन है, वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन करते हैं। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू आलिया, माय प्लेजर। साजिद साहब, क्योंकि आप अपने मुल्क से, अमेरिका से भी बाहर थे और आप बिजी रहे और आप एक फर्ज पूरा करने के लिए गए हुए थे, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान में तो आपको पता ही है हर घंटा जो है वो एक सिचुएशन नई चेंज होती है। तो पहले जरा हम पाकिस्तान के हालात पे बात कर लेते हैं। साहिब साहब, जो कुछ हुआ है तो अब तो लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हम एक ऐसी बंद गली में आकर खड़े हो गए हैं कि जहां पर किसी किस्म का कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जितने भी फरीक हैं वो सब के सब अपने स्टैंड पर डटे हुए हैं। और इमरान खान ने जो स्पीच की है वो भी आपने सुन ली। सर, फरमाइएगा कि क्या कोई रास्ता नहीं निकल रहा? कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले दिनों में जो तीन चार चीजें हुई आलिया, मुझे जो मेरी थोड़ी सी असेसमेंट है कि खान साहब के जो वो है थिंग्स आर मेल्टिंग नाउ। मैं उस पे बात करना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते 10 दिन में आपने देखा होगा, सबसे पहले आजम नजीर तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक ऑफर की कि जी बैठे तो बात करें। उन्होंने कहा ये कैसा वजीर आजम है, 3.5 साल इसने शेक हैंड ही नहीं किया। फिर उसके बाद इनकी टीयर 2 की तरफ से उसका रिस्पॉन्ड भी आया, टीयर 2 लीडरशिप जो थी उस पर। और जो कल की जो इनकी स्पीच है, मैंने उसको बड़ा एनालिसिस किया वर्ड बाय वर्ड। कल भी उन्होंने दो चार चीजें जो बड़े खुल के सामने रखी। एक तो उन्होंने इसमें एक चीज उन्होंने अपने सुनने वालों को बावर कराया है कि अब वो मुझे आने नहीं देते। मैं अब वो उन्होंने बल्कि उन्होंने कहा है एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे नाम के ऊपर क्रॉस लगा दिया है, लेकिन साथ उन्होंने क्वेश्चन करने की कोशिश की कि इनके पास फार्मूला कोई नहीं है, मेरे पास फार्मूला है। ये सारी चीजें अगर इनको दो दो चार को जमा करें तो आपको ये नजर आता है कि ही इज ऑन अ बैकफुट, ही इज ऑन अ बैकफुट। अब उन्हें पता ये चल चुका है, स्टेप बाय स्टेप करें। मैंने उनके कुछ तकरीबन 15 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है। उन्होंने कहा, डिफाइन करने की कोशिश की लेवल प्लेइंग फील्ड की, लेकिन उन्हें बिल्कुल इस चीज का अंदाजा है कि 2018 में किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट उनको लेकर आई, किस तरीके से उन्होंने माजी में भी इस चीज का वो इजहार कर चुके हैं कि किस तरीके से लोगों को उठवा उठवा के लेजिस्लेशन इनकी कराई जाती थी, किस तरीके से इनकी नैपियां तब्दील की जाती थी, उन्हें सब पता है। तो दर हकीकत कल जो जलसा था उसमें उन्होंने बल्कि इसी चीज को कवर करने की कोशिश की कि इनके पास प्लान नहीं है, मेरे पास प्लान मौजूद है। इसमें अच्छा होता अगर अपने 3.5 साल की गलतियों का भी कुछ ये इतराफ करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने दो चार दफा उन्होंने कहा कि मैं करने लगा था तो उन्होंने रोक लिया, मैं तैयार था तो बाजवा साहब ने कहा ये खतरनाक है, इसको निकाल दो। हालांकि इनके पास 3.5 साल में इनकी बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। कंट्री वॉज इन आइसोलेशन, इकॉनमी वॉज ओवर। बल्कि इनके सबसे बड़े शेख रशीद साहब ने कई दफा कहा था कि अगर हम कुछ महीने हुकूमत में रहते तो वैसे ही खत्म हो जाते, हम इलेक्शन में जीत पाते। लेकिन कल जो जलसा किया गया और इस वक्त जो सबसे ज्यादा नुकसान खान साहब ने आज तक जो पाकिस्तान को पहुंचाया है, उसका सबसे बड़ा जो मैं एलिमेंट कहूंगा कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। अदारों का जो इन्होंने एक तसादम शुरू करा दिया है, मेरे ख्याल में ये सबसे ज्यादा खतरनाक एलिमेंट होता है। पहला तो इनका ये था कि लोगों को एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से इत्मीनान उठ चुका है। लोग अब अदालतों को भी नहीं मानते। इन्होंने जो एक नई रवश शुरू की थी कि 10,000 लोगों को आप लेकर कोर्ट पहुंच जाए तो यू बिकम अबव द लॉ। अब उसमें प्रेसिडेंट इन्होंने सेट कर दिया है। अब फ्यूचर के अंदर अगर बिलावल भुट्टो 10,000 बंदे लेकर चले जाए कोर्ट में तो अब वो कानून से मुबर्रा हो जाएगी। अगर आपकी कोई 5 लाख 6 लाख ट्विटर फॉलोशिप है, फॉलो लोग करते हैं, तो आप कानून से अबव है। ये इन्होंने नया लिख दिया है, क्योंकि इनकी तहरीक का नाम ही इंसाफ है। इन्होंने नए चैप्टर इंसाफ के लिख दिए हैं मेरे ख्याल में, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। अब उसके बाद आज मैं इनकी तकरीर के रिबटल के अंदर दो चीजें सामने आई हैं। मैडम मरियम नवाज ने जो आज खुल के बात कर दी है कि ये दो जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अपने बच्चों और बीवियों के इन्फ्लुएंस के अंदर आके फैसले करते हैं। ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। उन्होंने पहले ही पेस सेट कर दी है। अभी कल पेश होगा इनका वो जो इलेक्शन के हवाले से केस पेश होगा, उन्होंने उसके बल्कि आज जो कई तज्जिया निगार हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि अदलिया इतनी बदनाम हो चुकी है कि बेंच को देखकर पता चल जाता है कि फैसला क्या होगा। तो ये अदलिया फिर अदलिया तो ना रही ना। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए
तो खान साहब क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, बार बार चैलेंज करते हैं उन बाजवा साहब, रिगार्डलेस वट एवर इट इज, लेकिन ही इज स्टिल एन एक्स आर्मी चीफ ऑफ द आर्मी। जिस तरीके से उनको वो मुखातब करते हैं, जिस तरीके से उनके बारे में बात की जाती है, जो खतरनाक ट्रेंड मेरे पिछले 10 दिन में जो चला, जो सबसे ज्यादा मुझे तशवीशनाक लगा है, वो लंदन के वहां लोगों ने खड़े होकर जो आर्मी चीफ के बारे में जो बैनर उठाए थे, और जिस तरीके से इनके जो बच्चे हैं लौंडे लपाड़े, वो जो नाम दे रहे हैं इस वक्त हमारे आर्मी चीफ को, उनके नाम के सामने रिटायर्ड लिख रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट इज इलीगल। तो इससे आगे कई क्वेश्चन पैदा होते हैं। क्या कल को खान साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो नया आर्मी चीफ लेकर आएंगे? ये आर्मी को किस तरह हैंडल करेंगे? आर्मी इज अ मेन इंस्टीट्यूशन, जिस एक आपकी फेडरेशन की एक अलामत है इस वक्त आर्मी, आपका सर्वाइवल, बल्कि मैं समझता हूं इट इज इन द हैंड ऑफ द आर्मी। तो इन्होंने जो एक रवश शुरू कर दी है, मैं एक बात ये जरूर कहूंगा, इस वक्त आलिया लोगों को गुस्सा है। इस वक्त नून लीग भी जो है आर्मी से खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें भी 2018 में जिस तरीके से निकाला गया था, लोगों के अंदर एंगर है, गुस्सा है आर्मी के खिलाफ। लेकिन उसको खान साहब एक ऐसी स्टेज पर ले जा चुके हैं कि अब सर्वाइवल का मैटर है। देखें, आर्मी के ऊपर गिले होना एक अलग बात है, लेकिन उनके खिलाफ हालते जंग में जाना एक अलग बात है। लेकिन खान साहब इस वक्त पूरी कौम को हालते जंग में लेके जा चुके हैं, विच इज अ वेरी डेंजरस सिनेरियो फॉर पाकिस्तान। और दूसरा, इस वक्त आपको जिस तरह बताया है कि दो जजेस के बारे में खुल के, बल्कि वो एक आजकल जो चीज निकल रही है, मेतला साहब का इंटरव्यू है, आइदर वो बाजवा साहब ने तो डिनाई कर दिया उन्होंने, बल्कि वो घुमन साहब जिनका उन्होंने रेफरेंस दिया कि उनके घर पे ये बातचीत हुई है, उन्होंने भी डिनाई कर दिया है। लेकिन देखें, डैमेज हैज बीन डन। अब उसमें क्या है, उन्होंने खुल के कहा है कि जो चीफ है इज कमजोर आदमी है, दूसरे जज उसका फायदा उठाते हैं, वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो ये सारा कुछ पोल्यूटेड हो चुका है इस वक्त। हल जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, जिसकी बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है। इसका हल वो अब पॉइंट आ चुका है कि इसको फिक्स करने के लिए यू नीड एन आयरन फिस्ट, टफ डिसीजन। एक बात तो मैं खैर मानता हूं, इसीलिए खान साहब का रूट गलत है, खान साहब का राउट जो है वो गलत है। खान साहब ने कल जो एक बात की अपने उसमें स्पीच में कि इसका फैसला वही कर पाएगा, सख्त फैसले वही कर पाएगा जिसके पास अवाम का मैंडेट मौजूद होगा। लेकिन आपने वो मैंडेट भी तो इलीगल तरीके से लिया है, आप तो पावर में इलीगल तरीके से आए हैं। आपने तो शब खून मारा था 2018 में नवाज शरीफ के ऊपर। अब लेवल प्लेइंग फील्ड अब उसको जब तक नहीं दिया जाएगा, हाउ वुड यू जस्टिफाई? देखे ना, उनके आपने पनामा से अकामा निकाला था उनका, आपने, मेरा मकसद है कि उसको बैलेंसिंग एक्ट के जरिए आपने अपने आप को बचा के तरीन साहब को बस के नीचे फेंका था आपने, सारी दुनिया को पता है। अब वो चीखते हैं, वो कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। मैं उनकी हक बात मानता हूं उनको। जिस तरीके से एक पूरे मुनज़्ज़म तरीके से उनको निकाला गया, जिस तरीके से उनसे इंतकाम लिया, मैं अब यकीन करें, मेरी नजर में अगर आज देखा जाए, मैं किसी पार्टी से, मेरा पाकिस्तान में कोई ताल्लुक नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन मेरी नजर में नवाज शरीफ की इज्जत आज बढ़ गई है। किस तरीके से सर वो नीचा करके तो लंदन चला गया बंदा, बजाय वो भी सड़कों पे आ सकता था, वो भी ये कह सकता था मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं आर्मी वाले, मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, मेरे साथ खोसा साहब ने क्या किया, मेरे साथ साकिब निसार ने क्या किया, वो भी मुल्क को इंतशार में ले जा सकता था। लेकिन वो मेरे ख्याल में उन्होंने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, और आज भी वो मेरे ख्याल में उन्होंने एक दफा गुजरावाला के जलसे में आपने कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन मेरे ख्याल में नवाज शरीफ इज मोर मैच्योर देन द मिस्टर हैंडसम। मिस्टर हैंडसम ने तो ग्लव उतार दिए हैं, ना कौम को देख रहे हैं, ना कौम का मोराल देख रहे हैं, ना बॉर्डर्स को देख रहे हैं, ना इकोनॉमी को। और दूसरा, मैं इसके बारे में जब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीच लास्ट नाइट, मुझे अफसोस हुआ है। पहले भी मैं कहता था खान साहब के पास कोई रोड मैप मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे दुख हुआ है एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, उन्होंने सिर्फ डॉक्टर्स देखे हैं और 10 एक और, उन्होंने कहा जी हम सिर्फ डॉक्टरों से पैसे लेंगे, तो पाकिस्तान के तो कहते 6 बिलियन के लिए तुम जलील होते फिर रहे हो, उनके पास तो $200 बिलियन पड़ा डॉक्टरों के पास। तो डॉक्टर पहले क्यों नहीं दे रहे थे आपको भाई? और 10 लोग जो पाकिस्तानियों के उन्होंने पैसे गिन ले। मैं तो बल्कि सोच रहा ट्वीट करूं अपने जो मेरे जैसे मजदूर टाइप या टैक्सी ड्राइवर यहाँ अमेरिका में फिर रहे हैं या इंग्लैंड में, उनको चाहिए कि पीटीआई छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाएं, उनको तो जरूरत ही नहीं उनकी। वो तो सिर्फ कहते हैं कि हमें डॉक्टर और 10 पाकिस्तानी पैसे दें दूसरों की, हमें जरूरत ही नहीं है।
वो खान साहब का ये प्लान है, साथ ये भी कहते हैं कि इनके जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इनके प्लाटों पे कब्जे होते हैं, जब तक हम थाना कचहरी ठीक नहीं करेंगे, वो पैसे नहीं लेके आएंगे, तो खान साहब उतना अरसा आप क्या करेंगे जब तक आप थाना कचहरी ठीक करेंगे? और पिछले 3.5 साल में किसने आपको रोका था कि आप थाना कचहरी ठीक करें? और खान साहब ने, बल्कि मैंने इस पे एक पूरा डिटेल रखा, खान साहब ने कहा कि टूरिज्म ठीक करेंगे। पीटीडीसी को बंद किसने किया था? आपने किया था, जुल्फी बुखारी ने बंद किया था। आप कहते हैं कि हम टूरिज्म को ठीक करेंगे, तो वो तो जुल्फी बुखारी साहब थे इंचार्ज उसको, पीटीडीसी को खत्म ही आपने किया, बल्कि उनके 200 साहबका मुलाजमीन जो है वो हर जगह एहतजाज करते फिर रहे हैं इस वक्त कि हमारी जाबें किधर जाएंगी, किधर जाएंगी। और दूसरा इसमें खान साहब अगर मैं ये देखूं, मेरा उसमें एक इज़्तिराब है और एक खदशा है कि इंक्लूडिंग खान साहब का प्लान कोई डजंट मेक एनी सेंस। खान साहब ने बिल्कुल फिक्शनल बातें जिस तरह पहले की थी कि मैं इतने करोड़ घर बना दूंगा, इतने लोग बाहर से आके यहाँ जाबें करेंगे, खान साहब ने फिर वही इस तरह की बात, लोगों को फिर एक नई ट्रक के बत्ती दिखाने की कोशिश की है कल। एग्जैक्टली नहीं है इसमें कुछ। यही डिस्कस हो रहा है कि ये जो उन्होंने जो नकात दिए हैं, मुझे भी, मैं सोच रही थी कि ये क्या नकात है, ये तो पहले वही धोखा खा चुके हैं लोग। लेकिन साजिद साहब उन्होंने फिर एक और काम जो वो करते हैं कि हमसायों का जिक्र करना, वो नहीं भूले वो। साथ ही उन्होंने मिसालें दी हैं इंडिया की और उसको कहा कि देखो हम पे हंस रहा है, तो आप ऐसा कर रहे हैं तो हंसेंगे नहीं लोग। आपने उनको, यू हैव मेड पाकिस्तान अ लाफिंग स्टॉक। मैटर ऑफ फैक्ट आप उनको ये नहीं बताया खान साहब ने, आपको पता आलिया, मैं भारत के जितना मीडिया को मैं ऑब्जर्व करता हूं, क्योंकि मेरे उनके साथ ना सिर्फ मेरा तो बिजनेस पार्टनर जो है यहाँ पे जरदार है, मेरा तो उनके साथ हर वक्त उठना बैठना है। इस वक्त दे आर मेकिंग फन ऑफ खान साहब कि किस तरीके से, बल्कि मुझे अभी एक याद है कि एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि एक वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान को जला रहा है और 22 करोड़ लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, सिर्फ आर्मी के गुस्से में, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के गुस्से की वजह से, कि मुल्क को जला रहा है और 22 करोड़ तालियां बजा रहा है, किस खूबसूरती से जला रहा है। ये उनकी फीलिंग्स है आजकल। भारत से ये आवाजें निकल रही हैं, भारत से ये आवाजें निकली थी कि आज तक हम पाकिस्तान आर्मी का इतना नुकसान नहीं कर पाए जो नुकसान इसने किया। वहां पे तो ये बातें हो रही हैं, ये नहीं बताया उन्होंने कि वहां पे बातें हो क्या रही हैं। लेकिन दर हकीकत खान साहब, देखें, जब खान साहब निकल चुके थे तो उस वक्त बातें करते थे कि वहां के प्राइम मिनिस्टर, वहां के मोदी जी को देखें, आप जी उनके जयशंकर साहब को देखें, जब पावर में थे तो उनसे बात क्यों नहीं करते थे भैया आप? एक दिन फैसला हुआ था, आपको याद होगा, रात को फैसला हुआ था तिजारत शुरू करनी है, सुबह उठ के मुकर गए। और उसके बारे में कहा गया था कि शायद इनको कुरैशी साहब ने कहा जी कि लोग कश्मीर की वजह से माइंड करेंगे। तो आप जब पावर में थे तो आप स्ट्रॉन्ग फैसले नहीं कर पाए, अब आप कौन से स्ट्रॉन्ग फैसले करेंगे जब अगर दोबारा आप आते हैं? लेकिन ये दर हकीकत वजह ये है, इमेच्योरिटी है ये। बिल्कुल वो जिस तरह इनके शेख रशीद साहब ने कहा था कि ये दो लोगों की, ये टांगे वालों की पार्टी है, दो लोगों की पार्टी है, ये सारी उनकी बातें तो सही करते थे। आज भी देख, मैं पहले भी कई दफा कहता था, इन्होंने लफ्ज एक इस्तेमाल किया था, इलेक्टेबल्स। वो इलेक्टेबल्स कौन थे? वो सारी पार्टियों के रिजेक्टेड लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने पीटीआई बना दी थी और साथ 2-4 गाने ऐड कर दिए अपना अताउल्लाह के और इब्रारुल हक के, तो पार्टी उनकी बन गई। बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये है, इन्होंने तो पार्टी बनाने वालों को पहले दिन से बैक स्टैबिंग की थी। पार्टी बनाने के लिए तो जनरल हमीद गुल इनके साथ थे, वो प्रेसिडेंट, वो बल्कि चेयर उन्होंने बनना था, इन्होंने उनको निकाल दिया था पहले दिन। जिनके घर में मीटिंग हुई थी इन्होंने उनको निकाल दिया था लाहौर में जब। लेकिन दर हकीकत इस वक्त बात यह है, खान साहब ने, जो मुझे खान साहब पे अफसोस नहीं है, 22 करोड़ लोगों पे अफसोस जरूर है जिन्होंने आंखें बंद कर ली और कान बंद कर लिए। क्योंकि उसकी वजह यह है, अब इस वक्त आपकी वायरल क्या चीजें हो रही है, वो कहते हैं ये जिंदा पीर है। एक नई चीज जो देखी, जरा इम्तिजाज देखें कि एक आदमी के, मैं देखें कल इनकी कोट करूंगा, इन्होंने कहा था कि कुरान में है जो लोग ईमान ले आए उनका खौफ खत्म हो जाएगा। खुद बुलेट प्रूफ कंटेनर के अंदर खड़ा बता और वहां से ये कह रहा है, देखें जो ईमान ले आए उनका कहते खौफ खत्म, और खुद अंदर खड़ा है। और फिर कहते हैं, लोगों को कह रहे हैं सामने जो बैठे, कहते खौफ के बुत गिरा दो। भाई खुद कंटेनर के अंदर हो, बुलेट प्रूफ के अंदर खड़े हो, कैसा ये तजाद है, कैसा तजाद है। और लोग इस वक्त जो एक नई चीज सामने आ रही है जो बहुत खतरनाक है कि इन्होंने इसको बिल्कुल एक मजहबी पार्टी बना दिया। अय्या का नाबुदु वय्या का नस्ताईन कंटेनर पे लिखा था, और इन्होंने जो हवाले दिए, जिस तरीके से इन्होंने वो इस्लामिक टच अपनी स्पीच में दिया, गुलामी का लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया इन्होंने अपने उस स्पीच के अंदर। लेकिन
मेरे ख्याल में ये जलसा या जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी हुकूमत की कमजोरियां हैं। और कमजोरियां भी मैं ये समझूंगा कि हुकूमत भी क्या करे जब इंस्टीट्यूशन डिवाइडेड है। इंस्टीट्यूशंस के अंदर से अभी सपोर्ट आ रही है, अभी तक अब वो बहावलपुर वाले हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो अंदर से आ रही है। जुडिशरी भी अंदर से सपोर्ट कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट तो वैसे उनके साथ है। मैडम मरियम नवाज ने तो आज लाहौर हाई कोर्ट की भी बात खुल के कर दी सारी। उन्होंने तो रिश्तेदारियां टेबल पर रख दी सारी। तो इन सर्कमस्टांसेस में आपको नजर आता है कि वो पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है? नहीं, और बिल्कुल नहीं। दूसरी आज मैं आपको एक और बात ये कहना चाहूंगा कि आईएमएफ के मैं तो खैर पहले भी इस हक में था कि पाकिस्तान को आईएमएफ के पैसों की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है पैसों की। उसकी वजह यह है, खान साहब ने कल अपनी स्पीच में खुद कहा है, उन्होंने कहा कि ब्लूमबर्ग ने कहा कि दुबई में पाकिस्तानियों ने इतने की प्रॉपर्टियां पिछले 1-2 सालों में ली हैं। तो आपका क्या ख्याल है? आईएमएफ वालों को नहीं पता? ये वो नहीं सुन रहे, ब्लूमबर्ग नहीं पढ़ते वो। ब्लूमबर्ग तो है न्यूयॉर्क। अब उसके बाद भी एक और बात देखें, मैं जो एक और सपोर्टिंग आर्गुमेंट इसमें दूंगा। आलिया आजकल के इन्होंने 2.25 अरब रुपए की नई गाड़ियां खरीदी हैं गवर्नमेंट ने अभी 6 महीने के अंदर। 1.5 लाख गाड़ियां पहले ही सड़कों पे हैं जिनमें ड्राइवर और पेट्रोल पेड होता है। और एक सर्वे सामने आया है कि नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो आजकल गाड़ियां जाती हैं उनमें से 20 से 30% गाड़ियों की प्लेटें जो है वो सरकारी होती है नॉर्दर्न एरियाज में टूरिज्म के लिए जो फिर रहे हैं। और उन्होंने और सर्वे के सामने आया कि हर शॉपिंग मॉल के अंदर जहां जाते हैं वहां पे गाड़ियां सरकारी खड़ी होती हैं विद ड्राइवर्स। हालांकि ये गाड़ियां सिर्फ दी जाती हैं दफ्तर साहब जो है हमारे जो बाबूजी हैं उनको ऑफिस से लेकर घर जाना। हालांकि आज एक और भी रिपोर्ट आई है, उसमें ये आ लिया कि जो कि हमारे रूलर थे, ये जो ब्रिटिश थे, पूरे बर्तानिया के पास इस वक्त सरकारी सिर्फ 86 गाड़ियां, 86 कार्स। और उसका एक प्रोसेस है, जो सरकारी अफसर उसको लेके जाता है बताता है कितने मील कितने कहां गया था। 1.5 लाख गाड़ी सड़कों पे चल रही है जिसकी मेंटेनेंस, जिसका पेट्रोल, जिसके ड्राइवर पेड है और कोई पूछने वाला नहीं है। वो तो छोटे 2.25 अरब रुपए की नई गाड़ियां दी है। एक और बात बताना चाहता हूं, सरकारी अफसर अपने मर्जी की ब्यूरोक्रेसी को नई गाड़ी लेकर देना इस सॉर्ट ऑफ ब्राइबरी। साजिद साहब, ख्वाजा आसिफ का बयान बिल्कुल ताजा तरीन आपको बताती हूँ। उन्होंने जो बातें की उसके अंदर क्या बात की है, मुल्क सैलाब की तरह करप्शन में डूबा हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर खुद ये कह रहा है, यानी आप आवाम से कह रहे हैं आवाम ने डुबोया है करप्शन में, क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो समझ में आने से मेरा पहले इन्होंने कहा था डिफॉल्ट हो गया, अपनी हुकूमत, और अब कह रहे हैं कि मुल्क सैलाब की तरह करप्शन में डूबा हुआ है। या तो रोके या रिजाइन कर दें। मैं दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी, या रोकें या बल्कि आप एक और जो एफबीआर के ऑफिसर्स ने लेटर लिखा है, उन्होंने कहा या हमें तनख्वाहें दे या फिर हमें नहीं, या तो करप्शन की इजाजत दें। मैं तो सलूट करना चाहता हूं जिसने वो लेटर लिखा है। बहुत वो तो मैं समझता हूं इस दौर का वली अल्लाह है वो जिसने लेटर लिखा है वो। नहीं साई साहब, एक वली अल्लाह काफी है, प्लीज और कहाँ आप जा रहे हैं? अच्छा सर, जरा थोड़ा सा हम ये बाहर निकलते हैं। हमने अभी ये जो बात की, आप बता रहे थे कि जनाब वहां पे अमेरिका में जो है वो न्यूयॉर्क में या वो वहां पर मेरा ख्याल है सैन फ्रांसिस्को में कोई हो रहा है मुजाहिरा, तो ये क्या चल रहा है? ये वहां पे क्या किस पाकिस्तान के भी हो रहे हैं और इंडिया से भी हो रहे हैं? इंडिया के भी हो रहे हैं। ज्यादती मैं समझता हूँ ज्यादती है। मैं समझता हूं कि अगर एहतजाज करना है तो पुरअमन होना चाहिए। ये बिल्कुल जाके वेंडल्स करना, भारत का वो जो लंदन के अंदर भी वो झंडा लेकर हमारे भाई साहब एक चढ़ गए, ये भी ज्यादती। यहाँ पे वेंडल किया गया सैन फ्रांसिस्को में कौंसल जनरल को। वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक हुआ मुजाहरा हो रहा था कल, वहां पे हमारे एक दोस्त हैं जर्नलिस्ट इंडिया से, उनको वर्बली एक तो अब्यूज किया गया मोदी जी का नाम लेकर, उनका भी नाम लेकर, फिर वो उनको कोई लाठी वाठी भी लगी वहां से। लेकिन मैं इनको सब सारी चीजों को कंडेम करूंगा। 21st सेंचुरी के अंदर अगर मुहज्जब तरीके से, खासकर इन मुआशरों के अंदर, लंदन में, सैन फ्रांसिस्को में, वॉशिंगटन डीसी में, अगर आपने करना है तो मुहज्जब तरीके से करें। एहतजाज करना आपका बुनियादी हक है, लेकिन वायलेंस नहीं। और फिर एक और सबसे बड़ी बात, आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन सिटीजन है, तो वहां भारत में एहतजाज करें, क्योंकि भारत का मसला है भाई। इसको यहां क्यों इसको यहां खराब कर रहे हो? अब इस वक्त बहुत प्रेशर है इस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर, बिलखसूस जो लंदन के जहां पे हुआ। लेकिन एक बात नोट करने वाली है, मैंने जो देखा, उन्होंने कॉल कर लिया था। हाँ, कॉल कर रही, लेकिन आगे बड़े थोड़े से लोग हैं। एक इसमें ये चीज है
कि हमारे सरदार भाई एक खड़ा हो तो लगते हैं 50 खड़े हैं, क्योंकि उनके पग होती है ऊपर और दाढ़ी खुली होती है। तो उसमें मैंने देखा था लंदन में भी, जो वो ऊपर चढ़े सरदार साहब, तो नीचे सारे 20-25 लोग खड़े थे। और जब मैं सैन फ्रांसिस्को में भी देखता हूँ, वहां भी 20-25 लोग, वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी देखे तो 25-30 लोग थे। साजिद साहब, उन्हें बताएं कि ये जो नवाज शरीफ के घर के बाहर जो लोग खड़े हैं पाकिस्तानी, उनसे सबक सीखे वो लोग कैसे करते हैं। हाँ, और परमानेंट खड़े हैं, परमानेंट खड़े हैं, हर आने जाने के लिए नुइसेंस है, और बिलो द बेल्ट बातें कर रही है, खवातीन वहां पे खड़ी होकर ऐसी बातें कर रही है। हमें तो बिल्कुल, लेकिन ये भी जो है, मैं इसको समझता हूँ ज्यादती है इसको ये सारा करना। और ज्यादातर जो मैंने देखे, मैं खासकर मेरी सिख कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएशन है, ज्यादातर लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन चीजों को कंडेम करते हैं। वो ये नहीं कहते कि एक तो 84 में जो हुआ, 1947, फिर 1986, 84, और उसके बाद ये देख, ज्यादातर लोग मेरे जो है वो कंडेम इस चीज को कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। और बड़े थोड़ा सा एलिमेंट है जो लोग, बल्कि मैं ये समझता हूँ, लोग अब फैशन के तौर पे ना, यंग टीन एज बच्चे हैं वो सिद्धू मूसे वाले का गाना सुनते हैं और शाम को वो एम्बेसी के सामने चले जाते हैं। दिस इज नॉट फेयर, दिस मेरे ख्याल में ज्यादती है। अगर जो कुछ भी करना है पूरे तरीके से आप उसको रिजॉल्व करें। 21st सेंचुरी में टेबल पे बैठ के बातें होती हैं, इस तरह गाली गलोच देना, तोड़ना। देखिए वो जो कौंसल जनरल या एम्बेसी आपकी फैसिलिटेशन के लिए खुली है, उसको खराब करना तो ज्यादती है मेरे ख्याल में। ठीक है साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तर्जिए का। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। दोबारा भी बात। थैंक्स। थैंक यू।